नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के एक नए कमीशन पर बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी की जो हमारी कमीशन सीरीज चल रही है उसकी ये दूसरी क्लास है और हम आज दूसरा ही आयोग डिस्कस करने वाले हैं। आयोग का नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग। हम सभी को पता है कि इस बार RAS के सिलेबस में राष्ट्रीय महिला आयोग ऐड किया गया है, तो ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। नोट्स के बारे में बता दूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के नोट्स ऑलरेडी एवरग्रीन पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप वहाँ से जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की तो सबसे पहला सवाल तो आता है कि सर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई कब थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती है 1992 में। ये डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती है। अब मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1993 में होती है। वो हमने पहले ही पढ़ लिया है, पहली कमीशन सीरीज में, या पहला जो वीडियो था कमीशन सीरीज का उसी में। दूसरा सवाल आता है कि क्या राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक आयोग है, तो नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग नहीं है। इसका अर्थ होता है कि संवैधानिक आयोग होंगे उनका उल्लेख भारतीय संविधान में होगा। इसका मतलब है राष्ट्रीय महिला आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, इसलिए ये संवैधानिक आयोग नहीं है। अब बात करते हैं सांविधिक या वैधानिक निकाय की या वैधानिक आयोग की। ऐसे आयोग जिनकी स्थापना किसी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, किसी अधिनियम के अधीन की जाती है, उसे बोलते हैं हम वैधानिक आयोग या सांविधिक आयोग। तो कौन से अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी, तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन इसकी स्थापना की जाती है। ये रही वो लाइन, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन इसकी स्थापना की जाती है। अधिनियम क्लियर हो गया, ईयर क्लियर हो गया, ये पता चल गया कि ये अधिनियम है कौन सा, ये आयोग है कैसा, मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, संवैधानिक आयोग है या फिर हमें पता चल गया कि वैधानिक आयोग है, या दोनों में ही इनका उल्लेखनीय मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश पर इस आयोग का गठन किया गया। जैसे नीति आयोग है, उनका ना तो उल्लेख किसी अधिनियम में और ना ही उसका उल्लेख भारतीय संविधान में। तो बात आ गई राष्ट्रीय महिला आयोग की। 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों क्लियर कर दिए गए। पहला, स्थापना कब हुई, 1992 में। दूसरा, कैसा आयोग है, वैधानिक आयोग है या सांविधिक आयोग है। तीसरा, किस अधिनियम के तहत हुई, तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन इसकी स्थापना होती है। अब बात आती है कि क्या सीधा का सीधा ही आयोग बना दिया गया, इससे पहले भी कोई बातें हुई होंगी ना। तो क्या बातें हुई थी 1992 से पहले महिलाओं के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। 1974 में पहली बार महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया। उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए समिति गठित की गई थी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि शीर्ष स्तर पर एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए, शीर्ष स्तर पर एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए, ये इस समिति ने सिफारिश की थी। 1974 से लेकर 1988 तक विभिन्न समितियों का गठन होता रहा। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम महिलाओं के लिए चलाए जाने लगे, योजनाएं बनने लगी। तो इन सभी में एक बात निकल कर आई कि शीर्ष स्तर पर एक निकाय का गठन होना चाहिए, शीर्ष स्तर पर एक निकाय का गठन किया जाना चाहिए महिलाओं के लिए। उसके बाद 1990 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 पारित किया जाता है और इसे अधिनियम बनाया जाता है। इसके अधीन 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हो जाती है। ये इसके पीछे की पृष्ठभूमि थी जो मैंने आपको समझाई। हमें यहीं से याद रखना है कि आयोग की स्थापना 1992 में होती है, वैधानिक आयोग है, और राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन इसकी स्थापना की जाती है। अब ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। अब बात आती है कि इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है। इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का नोडल मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नोडल मंत्रालय की बात करें, नोडल मंत्रालय है नोडल मंत्रालय। नोडल मंत्रालय की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका
नोडल मंत्रालय है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करें कि क्षेत्राधिकार क्या होगा, कि जो आयोग बनाया गया है उसका क्षेत्राधिकार क्या है। तो महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के जितने भी पहलू हैं ना, वो लगभग सभी इसके क्षेत्राधिकार में। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो भी चीज आवश्यक है वो इसके क्षेत्राधिकार में, और महिलाओं के विकास के लिए, विकास में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार का विकास आ गया, वो सभी इसके अंतर्गत शामिल है। महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लगभग सभी पहलू इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। ये उससे संबंधित मुद्दों की आवाज उठा सकता है, सरकार को उसके बारे में परामर्श दे सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है। ये इसके क्षेत्राधिकार में शामिल है। ठीक है, पहला जो पेज है ना, ये इंपॉर्टेंट है प्री की दृष्टि से भी, और अगर मेंस में लिखने के लिए आ जाए तो उसकी दृष्टि से भी। अब जब हमसे पूछेगा राष्ट्रीय महिला आयोग, तो हमें ये चीज़ें तो लिखनी ही पड़ेंगी, उसके बाद हमें उद्देश्य भी बताने पड़ेंगे, वो अलग मामला है मेंस का। लेकिन प्री में भी ये चीज़ें तो हमें याद होनी चाहिए ना, कि स्थापना कब होती है, 1992 में। कौन से अधिनियम के तहत होती है, तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन होती है। नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और क्षेत्राधिकार महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए जितने भी पहलू हैं वो सभी इसके क्षेत्राधिकार में शामिल है। अब बात आती है कि ये जो आयोग बना, इसके उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य की बात करें, आयोग के उद्देश्य की बात करें, अब बात करते हैं हम आयोग के उद्देश्य। आयोग का पहला उद्देश्य है महिलाओं के लिए किए गए संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। इन दोनों चीजों को समझो, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने समझा दिए। पहला काम है समीक्षा करना। उद्देश्य का पहला राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला उद्देश्य है समीक्षा करना। किस चीज की समीक्षा करेगा, तो संवैधानिक और वैधानिक उपबंधों की करेगा। किसके लिए किए गए थे, महिलाओं के लिए। संवैधानिक का मतलब होता है वे उपबंध जो संविधान में किए गए हैं, वे उपबंध जो संविधान में किए गए हैं, संविधान में किए गए हैं। और वैधानिक का मतलब होता है वे उपबंध जिनका उल्लेख कानूनों में है। वे उपबंध जिनका उल्लेख कानूनों में है। दोनों चीज समझ में आ गई। संवैधानिक उपबंध कौन से हैं, जिनका उल्लेख तो संविधान में किया गया, और वैधानिक उपबंध कौन से हैं, वे उपबंध जिनका उल्लेख कानूनों में है। अब बात करते हैं आगे की। दूसरा उद्देश्य क्या है, उपचारात्मक वैधानिक उपायों की सिफारिश करना, कि यदि कोई मामला ऐसा हो जिसमें किसी चीज की वजह से महिलाओं के जो उपबंध है इनका हनन हो रहा है, तो उसके क्या उपचार हो सकते हैं, इसकी सिफारिश सरकार को करेगा। शिकायतों के समाधान को बढ़ावा देना, महिलाओं के खिलाफ जो शिकायतें आएंगी उनके समाधान को बढ़ावा देगा ये, कि भाई इन महिलाओं की जो ये शिकायतें हैं इनका जो समाधान है ना वो तुरंत किया जाए या इनको बढ़ावा दिया जाए। और चौथा है महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श देना। चारों उद्देश्य हमें याद होने चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकता है, जिस प्रकार से आरपीएससी क्वेश्चन बना रही है वो यहां से क्वेश्चन बना सकती है। क्वेश्चन क्या बनाएगी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य नहीं है, और आपको दे देगा वो कि महिलाओं के लिए संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, दूसरा देगा उपचारात्मक वैधानिक उपायों की सिफारिश करना, और तीसरा देगा शिकायतों के समाधान को बढ़ावा देना, और चौथा देगा बच्चों को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। तो बच्चों पर सलाह देना, बच्चों के अधिकारों पर सलाह देना राष्ट्रीय महिला आयोग का काम नहीं है, वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का काम है, या उसी का उद्देश्य होगा, उसी का काम होगा। यहाँ जो उद्देश्य है वो महिलाओं से संबंधित है। तो हमें इस बिंदु को पकड़ के चलना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो काम करेगा वो महिलाओं से रिलेटेड होंगे। तो महिलाओं वाले शब्द को आपको पकड़कर चलना है, वो यहीं से घुमाएगा। क्वेश्चन इतना बड़ा लिख के देगा आपको कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और जहां आप कंफ्यूज होंगे वहीं आपसे गलती होगी। उद्देश्य हमें याद रखने, वे उपबंध जिनका उल्लेख संवैधानिक और वैधानिक है उनकी ये समीक्षा करेगा। कोई ऐसी चीज जो उपचारात्मक उपायों में दी गई है उसकी ये सिफारिशें करेगा। महिलाओं की शिकायतों के समाधान को बढ़ावा देगा, और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को ये परामर्श देगा। ये इसके चार उद्देश्य हैं। पहले पेज पर हमने क्या क्या पढ़ा, पहले पेज पर हमने पढ़ लिया है कि इसकी स्थापना कब होती है। स्थापना में मैंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में होती है। दूसरा मैंने बताया कि ये एक वैधानिक आयोग है। तीसरा मैंने बताया कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन इसकी स्थापना की जाती है।
चौथा मैंने बताया इसका नोडल मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर मैंने इसका क्षेत्राधिकार बताया। क्षेत्राधिकार मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका क्षेत्राधिकार वे सभी मामले इसके अंदर शामिल है जो महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है या आते हैं, वो सभी इसके क्षेत्राधिकार में। फिर मैंने उद्देश्य बताया, उद्देश्य में 4 बताए। महिलाओं के लिए किए गए संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। दूसरा मैंने बताया उपचारात्मक वैधानिक उपायों की सिफारिश करना। और तीसरा था शिकायतों के समाधान को बढ़ावा देना। और चौथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श देना। यह हमारा पहला पेज था। शुरू के जो 3 पेज है ना, वहीं से प्री में क्वेश्चन निकलने की संभावना सबसे ज्यादा है। उसके बाद कार्य, शक्तियां, परिणाम और जो चीजें हैं ना, कमियां, वो सब बाद में है, वो मेंस के टॉपिक्स के रिलेटेड ज्यादा हो जाते हैं। हमसे जो पूछी जाएंगी ना, वो इस गठन वाली प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। इसके बाद वो कार्य में भी अपने घुमा सकते हैं, लेकिन कार्य हम मोटा मोटा समझ जाएंगे। कार्य में इतना लोड नहीं आता है इन चीज़ों में, जब डिटेल में क्वेश्चन आता है। दिक्कत यहीं आएगी। अब वो पूछेगी संरचना, संरचना में हमें घुमाने की कोशिश करेगा कि कितने सदस्य होते हैं, कैसे नियुक्त होते हैं, वो सब चीज़ें हमें देखनी है। पहले पेज पे कोई दिक्कत, कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे आयोग की संरचना। स्पीड थोड़ी स्लो करें, मुझे लगता है स्पीड थोड़ी तेज है हमारी। यदि आपको लगता है कि स्पीड थोड़ी तेज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम स्पीड को थोड़ा और स्लो कर लेंगे। अब आ जाइए आयोग की संरचना की बात कर लेते हैं। आयोग की संरचना में देखें तो आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय का मतलब ही होता है एक से अधिक सदस्य। एक से अधिक सदस्य, एक से अधिक सदस्य होंगे तो बहुसदस्यीय निकाय हो जाएगा या बहुसदस्यीय आयोग हो जाएगा। अब बहुसदस्यीय आयोग है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन कितने हैं? तो आयोग में एक तो होता है अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है, 5 होते हैं इसके सदस्य और एक होता है सदस्य सचिव। सदस्य सचिव अगर बात करें तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव, ये टोटल 7 मेंबर होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में। एक अध्यक्ष होगा, उनमें से 5 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होगा। ये चीज हमें याद रखनी है। देखो यहां लिखा हुआ है, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। 1 + 5 + 1, ये बात हमें याद रखनी है। अब बात आती है कि अध्यक्ष बनाया किसको जाएगा। जैसे हमने देखा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो उच्चतम न्यायालय का सेवारत मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो, उसको बनाया जाता है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में किसको बनाया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष बनाया जाता है जो महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध हो। इसका क्या मतलब है? महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यह बात आपको याद रखनी है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आपके ऑप्शन होंगे भारत का सेवारत मुख्य न्यायाधीश, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, और चौथा ऑप्शन होगा महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति। तो हमें ये याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध हो। ये बात हमें याद रखनी है। दूसरी बात हमें देखेंगे कि इसके सदस्य कौन से होते हैं। तो सदस्य उन व्यक्तियों को बनाया जाता है जिनके अंतर्गत ये 2 कंडीशन तो हुई, योग्यता और सत्यनिष्ठा के अलावा। मतलब योग्यता और सत्यनिष्ठा तो होनी ही चाहिए उनकी। यहाँ योग्यता का तात्पर्य वो है महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति हो और सत्यनिष्ठा उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें क्या होना चाहिए? कानून का जानकार होना चाहिए। कानून का जानकार हो सकता है, ट्रेड यूनियनवाद का जानकार हो सकता है, महिलाओं के रोजगार को बढ़ाने वाले उद्योगों या संगठन उसका सदस्य हो सकता है, महिलाओं के जो एनजीओ हैं, गैर सरकारी संगठन, उनकी महिला कार्यकर्ता हो सकती है, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण से जुड़े अनुभव उसके पास होंगे, उस व्यक्ति को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। इन सबके बीच में या है और नहीं है, या मतलब कोई एक चीज उनके पास होनी चाहिए। या तो वो ऐसा हो सकता है कि उसको स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ज्ञान है, उस व्यक्ति को बनाया जा सकता है। हो सकता है शिक्षा में बहुत अच्छी नॉलेज है, उस व्यक्ति को बनाया जा सकता है। हो सकता है ट्रेड यूनियनवाद का जानकार हो, उसको बनाया जा सकता है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के लिए रोजगार में वृद्धि कर रहा है, तो उसको बनाया जा सकता है। महिलाओं के जो गैर सरकारी संगठन एनजीओ है, उसको उसके सब महिला कार्यकर्ता या जो भी अच्छे से जानकार है, उसको चलाने वाला है, उसको बनाया जा सकता है। तो 5 सदस्य वो होंगे जिनमें इनमें से कोई उनके पास योग्यता होनी चाहिए। योग्यता और सत्यनिष्ठा के अलावा
दो चीज तो हो ही गई ना, योग्यता। एक तो ऐसा व्यक्ति हो जो महिलाओं के लिए हितों के लिए प्रतिबद्ध हो, तो उनके आगे जो है ना, कानून का जानकार हो, ट्रेड यूनियनवाद का हो, महिलाओं के लिए रोजगार में वृद्धि कर रहा हो, महिलाओं के एनजीओ से संबंधित हो, प्रशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए किसी भी विषय में उसके पास व्यापक अनुभव हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। अध्यक्ष क्लियर हो जाना चाहिए। महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति को बनाया जाता है। सदस्य मैंने आपको बता दिया, इनमें से कोई एक अनुभव उसके पास हो व्यापक, उसको बनाया जा सकता है। अब आता है सदस्य सचिव की बात। संगठनात्मक संरचना, अर्थात संगठनात्मक जो संरचना होती है, संगठन कैसे बनता है, कैसे काम करता है, कैसे उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या कार्रवाइयां होती हैं, उसका, या सामाजिक आंदोलन का विशेषज्ञ रहा हो। सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ व्यक्ति हो, विशेषज्ञ होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये। अगर ये कंडीशन नहीं हो रही है पूरी कि वो इन संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं मिल रहा हमें, या उसको नहीं बनाना, तो दूसरा कौन सा व्यक्ति बन सकता है? केंद्र सरकार की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी होना चाहिए। दो कंडीशन है सदस्य सचिव के लिए। हमने अध्यक्ष की कंडीशन देख ली, ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध होगा। दूसरा हमने देखा सदस्य की योग्यता और सत्यनिष्ठा के अलावा कानून, ट्रेड यूनियनवाद, महिलाओं के रोजगार बढ़ाने वाले संगठन या उद्योग, महिलाओं के एनजीओ, कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण का व्यापक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को सदस्य बनाया जा सकता है। अब आता है सदस्य सचिव की बात। तो सदस्य सचिव किसे बनाया जाएगा? ऐसा व्यक्ति जो संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ रहा हो या है, या केंद्र सरकार की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी हो, उस व्यक्ति को सदस्य सचिव बनाया जा सकता है। ये इसकी दो कंडीशन है सदस्य सचिव बनने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयोग की संरचना आपकी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आयोग के जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति या नामांकन कौन करता है? तो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार नियुक्ति करेगी, ये बात हमें याद रखनी है। यहां राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति नहीं करता है, केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव होंगे, उनकी नियुक्ति या नामांकन कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगा। वेतन, भत्ते, अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार द्वारा किए जाएंगे वेतन, भत्ते, अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार करेगी। अब आता है कार्यकाल। तो कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। त्यागपत्र केंद्र सरकार को देते हैं। जो काम हम राष्ट्रपति के लिए देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में या संघ लोक सेवा आयोग में, वो सारे काम यहाँ केंद्र सरकार करेगी। एक बार संरचना का पुनः रिवीजन कर लेते हैं। संरचना में हमने देखा कि संरचना में क्या क्या देखा हमने, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम अगले वाले पेज पे चलेंगे कि इनको किन आधारों पर हटाया जा सकता है। संरचना की बात करें, ठीक है, संरचना में देखें तो एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य प्लस 1 सदस्य सचिव होगा। अध्यक्ष वो व्यक्ति होगा जो महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध होगा। कौन होगा? महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति होगा। 5 सदस्य वे होंगे जिनको विभिन्न क्षेत्र में व्यापक अनुभव होगा। कौन कौन क्षेत्र है वो यहाँ लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको नोट्स में लिख के दे रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ऐसा व्यक्ति जिनके पास योग्यता हो, योग्यता मतलब महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध हो, और सत्यनिष्ठा, इनके अलावा कानून का जानकार हो, ट्रेड यूनियनवाद का जानकार हो, महिलाओं के रोजगार में वृद्धि करने वाले उद्योग या संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, महिलाओं के गैर सरकारी संगठन से जुड़ा हुआ होना चाहिए हो, या फिर शिक्षा, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य या सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखता हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। अब बात आती है इस एक की। ये एक है सदस्य सचिव। ये कौन हो सकता है? संगठनात्मक संरचना। जैसे संगठनात्मक संरचना का मतलब क्या होता है? संगठनात्मक संरचना का विशेषज्ञ हम किसे कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जिसे संगठन की पूरी नॉलेज हो, उसकी प्रक्रिया किस प्रकार चलेगी ये जानता हो, कार्रवाइयाँ कैसे की जाएंगी ये जानता हो, ये सारी चीज़ों में विशेषज्ञ हो, वो व्यक्ति हो सकता है। या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, कि कोई सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो, उसे भी सदस्य सचिव बनाया जा सकता है। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन है इसकी, ऐसा व्यक्ति जो केंद्र की सिविल सेवा में हो या अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी हो, उसे बनाया जा सकता है सदस्य सचिव। ये तो हो गई इसकी संरचना। अब बात करते हैं नामांकन या नियुक्ति की। नामांकन और नियुक्ति, अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव सबकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेंगी। वेतन, भत्ते, सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। कार्यकाल 3 वर्ष होगा और त्यागपत्र केंद्र सरकार को देंगे। ये चीजें हो गई क्लियर। अब आते हैं
अब आगे आ जाइए। आगे आए तो हमें अब जानना है कि इन सदस्यों को या अध्यक्ष को उसके पद से क्या हटाया भी जा सकता है, और हटाया जा सकता है तो किस आधार पर। केंद्र सरकार कार्यकाल से पूर्व भी हटा सकती है। किनको? अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव को। किन आधारों पर? आधार है व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। पहली कंडीशन है दिवालिया, बैंकक्रप्ट, ठीक है, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। दूसरा, किसी न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया गया हो, अर्थात पागल घोषित करार दे दिया गया हो। पागल या मानसिक रूप से विकर्चित घोषित कर दिया गया हो किसी न्यायालय ने। ऐसा नहीं कि आप आरोप लगा दें कि ये इंसान मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वो नहीं, किसी न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया गया हो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को केंद्र सरकार पद से हटा सकती है। कार्य करने में सक्षम ना हो। तीसरी कंडीशन है कि व्यक्ति अक्षम हो जाए, वह कार्य करने में सक्षम ही ना रहे, ठीक है। 3 कंडीशन हो गई। चौथी है न्यायालय ने किसी ऐसे अपराध में दोष सिद्ध कर दिया हो जो सरकार की नजर में नैतिक कदाचार माना जाए। न्यायालय ने उस व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया है या ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध कर दिया है जो सरकार की नजर में नैतिक कदाचार है, उस व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है। तो चौथी कंडीशन है अपराध में दोष सिद्धि। 4 हो गई। ये 4 तो हम लगभग सब जगह पढ़ते हैं, कोई भी आयोग पढ़ेंगे उसमें ये 4 कंडीशन आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आएंगी ही आएंगी, और ये आप कंठस्थ कर लें। इसमें एक की पॉइंट पकड़ लें, दिवालिया, पागल, अक्षम, अपराध में दोष सिद्धि। दिवालिया, पागल, अक्षम, अपराध में दोष सिद्धि, क्योंकि ये सब जगह पढ़ेंगे हम कि किन आधारों पर हटाया जा सकता है। कोई भी पद पर हो उसको इन आधारों पर हटाया जा सकता है। ये सब जगह आएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। सब जगह सारे आयोगों में यही चीजें आएंगी, आपको ये याद रखनी है कि इन आधारों पर हटाया जा सकता है। अब इसमें 2 कंडीशन और हैं। एक कंडीशन तो है कि उस अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव ने लगातार 3 बैठकों में भाग नहीं लिया। कितनी बैठकों में? आयोग की जो 3 बैठकें हुई उसमें वो अनुपस्थित रहा, भाग नहीं लिया उस व्यक्ति ने। उस व्यक्ति को केंद्र सरकार उसके पद से हटा सकती है। कंडीशन सुन ली, दिवालिया हो गया हो, पागल घोषित कर दिया गया हो, अक्षम हो गया हो, अपराध में दोष सिद्ध हो गया हो, और 5वीं कंडीशन है 3 बैठकों में भाग नहीं लिया हो। कंटिन्यूअसली 3 बैठकों में उसने आयोग की जो 3 बैठकें हुई कंटिन्यूअसली उसमें उसने भाग नहीं लिया हो। 6ठी कंडीशन है उसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो। दुरुपयोग पद का, उस व्यक्ति ने पद का दुरुपयोग किया हो तथा सरकार की नजर में उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकर हो। मतलब सरकार को यह पता चले कि ये व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और ये अगर कंटिन्यूअसली पद पर बना रहेगा तो ये सार्वजनिक हित के लिए हानिप्रद है, तो उस व्यक्ति को उसके पद से केंद्र सरकार हटा सकती है। ये सारी कंडीशन आपके सामने है। इनमें 4 तो आपको कंठस्थ रखनी है जो हर जगह सेट होंगी। 5वीं और 6ठी कंडीशन आपको राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में भी याद रखनी है, वहां भी यही कंडीशन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग हम इससे अगला ही कमीशन लेने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। कार्य क्या करते हैं? अब तक की जो बात मैंने आपको पढ़ाई या समझाई वो आपको समझ में आनी चाहिए। प्री में अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा। 99% चांस है कि क्वेश्चन इस तक ही बनता है कि भाई केंद्र सरकार की सहायता कैसे हटा सकती है, संरचना क्या होती है, यहीं तक के क्वेश्चन बनेंगे और यहीं तक के क्वेश्चन बनके समाप्त हो जाते हैं प्री में। लेकिन मेंस में क्वेश्चन आगे भी बढ़ सकते हैं, तो हम कार्य भी पढ़ेंगे, शक्तियां भी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कार्यचालन भी देखेंगे, फिर पारिवारिक लोक अदालत का एक कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लाया गया है उसके बारे में भी जानेंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहां तक की चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक बात दोबारा शुरू से देखते हैं। स्थापना होती है 1992 में, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हो जाती है 1992 में। 1992 में स्थापना होती है राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के दिन, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के दिन। वैधानिक आयोग है क्योंकि किसी अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना हो रही है, तो एक वैधानिक आयोग है। इसके बाद हमने देखा कि नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर हमने इसका क्षेत्राधिकार देखा। क्षेत्राधिकार में हमने देखा कि महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण से संबंधित सभी पहलू इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। फिर उद्देश्य देखे, महिलाओं के लिए संवैधानिक और वैधानिक जो बंद किए गए हैं उनकी ये समीक्षा कर सकता है
उपचारात्मक उपायों की सिफारिश कर सकता है, शिकायतों के समाधान को बढ़ावा दे सकता है और महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों में सरकार को परामर्श दे सकता है। ये 4 इसके उद्देश्य मैंने आपको बताए। फिर हमने संरचना पे बात की, तो संरचना में हमने देखा कि एक बहुसदस्यीय निकाय है, अर्थात 1 से अधिक सदस्य होते हैं। सदस्य संख्या 1 + 5 + 1 होती है। 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव इसके अंतर्गत होता है। अध्यक्ष वो होता है वो व्यक्ति जो महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध हो, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। 5 सदस्य वो बनते हैं जिनमें योग्यता और सत्यनिष्ठा के अलावा कानून, ट्रेड यूनियनवाद, महिलाओं के लिए रोजगार में वृद्धि वाले उद्योग, महिलाओं के लिए एनजीओ, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के बारे में व्यापक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को इसमें सदस्य नियुक्त किया जाता है। इन सबके बीच में या है और नहीं है, ये बात हमें याद रखनी। या मतलब एक कंडीशन उनके पास होनी चाहिए, उन्हें इनमें से किसी एक चीज़ का जानकार होना चाहिए। ये हो गई थी। उसके बाद हमने देखा था सदस्य सचिव क्या होते हैं। तो सदस्य सचिव में मैंने आपको बताया था कि वो व्यक्ति या तो संगठनात्मक संरचना और या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ रहा हो या विशेषज्ञ हो, या दूसरा मैंने बताया था केंद्र की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी हो। ये 2 कंडीशन मैंने सदस्य सचिव की बताई थी। फिर मैंने आपको बताया कार्य नियुक्ति करेगा केंद्र सरकार, नामांकन या नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। उसके बाद वेतन भत्ते, सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। कार्यकाल 3 वर्ष होता है और त्यागपत्र केंद्र सरकार को देते हैं। क्लियर। उसके बाद आगे आया कि केंद्र सरकार इन्हें कार्यकाल से पहले भी हटा सकती है और किन आधारों पर हटा सकती है। वो आधार थे व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया गया हो। तीसरा था व्यक्ति कार्य करने में सक्षम ना हो। चौथा था न्यायालय ने उस व्यक्ति को अपराध में दोषित घोषित कर दिया गया हो जो सरकार की नज़र में नैतिक कदाचार हो। और 5वीं कंडीशन थी आयोग की 3 लगातार बैठकों में उसने भाग नहीं लिया हो। और 6ठी कंडीशन थी उसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो जो सरकार की नज़र में उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकर हो। ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे आयोग के कार्य। इसके बाद वाली चीज़ें फिर भी लाइट है, आप ज़्यादा लोड ना लें, वो आप प्री पास करने के बाद मेंस में भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ तक की चीज़ें तो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद करके रखना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कार्य की बात करें तो आयोग को सरकार के द्वारा एक 14 बिंदुओं का अधिदेश उपलब्ध करवाया गया है। वो 14 के 14 बिंदु मैं आपको समझा रहा हूँ। इनमें से आप अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट हो वो निकाल सकते हैं, बाकी सारे ही हमें याद रखने चाहिए। सबसे मेन तो ये है कि सारे याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जितने भी याद हो जाएं वैसे भी कार्यों के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा क्योंकि वो महिलाओं से रिलेटेड होंगे सारे, तो उनमें महिलाओं का उल्लेख कहीं ना कहीं होगा ही। ठीक है। सबसे पहली बात, पहला कार्य संविधान के कानूनों के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए उपायों से जुड़ी सभी मामलों की जांच और परीक्षण करेगा। आयोग का पहला कार्य ये आपको इंपॉर्टेंट है, संविधान और कानूनों के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए उपायों से जुड़े सभी मामलों की जांच व परीक्षण करना, यह आयोग का पहला काम है। ठीक है। दूसरे काम की बात करें तो आयोग का दूसरा काम है सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करना। अब देखो 2 काम याद करने का तरीका क्या है। पहले काम में तो जो सुरक्षा के लिए उपाय उपलब्ध कराए गए हैं उनकी ये जांच और परीक्षण करेगा, और दूसरे में सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करके ये बताएगा कि उसका कार्यान्वयन कैसे हो रहा है। कार्यान्वयन के संबंध में सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा कि भाई पहले में तो उपाय देख लिए, उनके सुरक्षा उपायों की ये जांच कर लेगा और परीक्षण कर लेगा। दूसरे में बताएगा कि क्या ये उपबंध लागू किए जा चुके हैं, क्या ये उपाय लागू किए जा चुके हैं, उसकी वार्षिक रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करेगा। याद करने के तरीके क्या हो, पहला उपबंध है उनकी जांच कर लेगा, सुरक्षा के लिए जो उपबंध किए गए हैं। दूसरे में उन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन कि कितना उनको लागू किया जा चुका है, उस कार्यान्वयन के संबंध में सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करेगा। ठीक है। तीसरा है केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिश करेगा। तीनों एक दूसरे से लिंक है। सबसे पहली बात तो यह है कि तीनों ही सुरक्षा उपायों से संबंधित है। पहला काम करता है, पहला काम में क्या है, पहला काम सुनिए, संविधान में और कानून में, पहले में संविधान और कानून, ये 2 शब्द आपको याद रख रहे हैं, संविधान प्लस कानून। इनमें महिलाओं के लिए, महिला की बात चलेगी, हर जगह महिलाओं के लिए चीजें होंगी। इनमें जो सुरक्षा उपाय किए गए हैं उनकी जांच व परीक्षण, ये तो है पहला कार्य, जांच प्लस परीक्षण, जांच और परीक्षण करेगा, ये इसका पहला काम है। दूसरे काम की बात करें तो दूसरा काम है कि ये जो सुरक्षा उपाय हैं इसके कार्यान्वयन के संबंध में सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करेगा। किनके लिए, इनकी
वार्षिक रिपोर्ट। वार्षिक रिपोर्ट किस चीज की रिपोर्ट? कार्यान्वयन की, कितने लागू किए जा चुके हैं, कार्यान्वयन की रिपोर्ट प्रेषित करेगा। और तीसरा काम करेगा कि जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए जो सुरक्षा उपाय किए गए हैं उसका प्रभावी क्रियान्वयन किस तरह हो सकता है, इस बात की सिफारिश करेगा कि इनका क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से कैसे हो। प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिश, क्रियान्वयन की सिफारिश। चीजें समझ में आई? तीनों जो कार्य हैं वो एक दूसरे से लिंक करके चलिए। पहले में सुरक्षा, और सुरक्षा के लिए जो उपबंध किए गए हैं उनकी ये जांच और परीक्षण कर लेगा। दूसरे में उनके कार्यान्वयन की रिपोर्ट प्रेषित कर देगा। और तीसरे में इस चीज की सिफारिश करेगा कि इनमें किस प्रकार से इनको व्यापक या अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है, प्रभावी तरीके से किस प्रकार लागू किया जा सकता है, इसकी सिफारिश करेगा। तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब हम चौथा कार्य देखते हैं। महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के मौजूदा उपबंध और अन्य कानूनों की समीक्षा करना तथा उनमें किसी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए संशोधनों का सुझाव देना। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी कानून ही महिलाओं को अच्छा बता रहे हों या महिलाओं की स्थिति में सुधार कर रहे हो। तो ये सभी कानूनों का सबसे पहले तो परीक्षण करेगा, संविधान का परीक्षण करेगा, फिर उनमें से उन उपबंधों को छांटेगा जो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें किसी प्रकार से कमी करता हूं। मतलब महिलाओं के अधिकारों में, उनके सामाजिक विकास में, उनके आर्थिक विकास में किसी प्रकार की कोई कमी करता हूं ना, उनको छांटेगा। और उनको छांटने के बाद उनको किस प्रकार पूरा किया जा सकता है, इस चीज की सिफारिश करेगा। समझ में आया? महिलाओं को प्रभावित करने वाले, महिलाओं को जो कानून या संवैधानिक उपबंध प्रभावित कर रहे हैं, पहले तो उनकी समीक्षा करेगा। मतलब उनको छांट लेगा, फिर उनके बारे में सोचेगा, समझेगा, सारी जांच करेगा। उसके बाद उसमें किसी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए कि भाई ये जो उपबंध किया गया है ना, इसमें क्या चीज जोड़ी जाए इसमें क्या चीज जोड़ी जाए कि इस कमी को पूरा किया जा सके, उस संशोधनों की यह सिफारिश करता है सरकार को। ठीक है, सिफारिश या सुझाव एक ही बात है। वो सबसे पहले तो मौजूदा उपबंध और अन्य कानूनों की समीक्षा करना और उनमें किसी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए संशोधनों का सुझाव देना, ये चौथा कार्य है। समझ में हमें क्या याद रखना है? पहले तो प्रभावित करने वाले कानून व संवैधानिक उपबंध, संवैधानिक उपबंध इसे समझ जाना आप, संवैधानिक उपबंध, इनकी समीक्षा करेगा। क्या करेगा? समीक्षा। और फिर इस कमी को पूरा करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए संशोधनों का सुझाव देगा। समझ गए? संशोधन सुझाव, ये समझो आप। पहली बात तो आपने समझी कि कानून व संवैधानिक उपबंध की समीक्षा करेगा। ऐसे कानून और संवैधानिक उपबंध जो महिलाओं को प्रभावित करते हैं, महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में समीक्षा करेगा और उनमें किसी प्रकार की कमी है तो उसे पूरा करने के लिए संशोधनों का सुझाव दे देगा। ठीक है। पांचवा, महिलाओं से जुड़े संवैधानिक उपबंध, महिलाओं से जुड़े संवैधानिक उपबंधों एवं अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामलों को अपने हाथ में लेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा उपबंध यहां जाइए, महिलाओं से जुड़े संविधान के उपबंधों और अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामलों को अपने हाथ में लेगा। कोई उपबंध, संवैधानिक उपबंध जो महिलाओं से संबंधित था या किसी कानून का कोई उपबंध जो महिलाओं से संबंधित था लेकिन उसका उल्लंघन हो गया है, तो उन मामलों को ये सीधे अपने हाथ में लेगा। ये बात इसका पांचवा कार्य है। छठा, निम्नलिखित से जुड़े मामलों में शिकायतों का देखना और खुद की पहल पर ध्यान देना। भाई इस आयोग के द्वारा जो पहल की गई है ना, उन पे ध्यान देगा और ये जो मामले हैं ना इस प्रकार के, उन पर ध्यान भी देगा कि इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो उस पर ध्यान देगा। पहला क्या है? महिलाओं के अधिकारों का वंचन, कि कहीं पर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो या उनको वंचित कर दिया गया हो, महिला के अधिकारों को उनसे वहां पर वंचित किया जा रहा हो। दूसरा क्या है? महिलाओं को संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए कानूनों का गैर क्रियान्वयन, कि महिलाओं को संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए कोई कानून बनाए गए थे लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ, इस चीज पर ध्यान देगा। और तीसरा है, महिलाओं की कठिनाइयों को दूर करने हेतु लिए गए नीतिगत निर्णयों और निर्देशों का गैर अनुपालन, कि कोई ऐसे निर्णय लिए गए थे जो महिलाओं की कठिनाइयों को दूर कर रहे थे लेकिन उनका अनुपालन नहीं हुआ, तो उन पर ध्यान देगा। मतलब उनको वापस गैर अनुपालन का मतलब क्या होगा? इस पर ध्यान देगा, मतलब इसको लागू करवाएगा। गैर क्रियान्वयन क्या मतलब क्या होगा? इसको क्रियान्वित करवाएगा, ये चीजें। और वंचन हो रहा है तो वहां अधिकार वापस दिलवाएगा, ये सब चीजें करेगा राष्ट्रीय महिला आयोग। ये इसका छठा काम। सातवें काम की बात करें, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और उत्पीड़न से
पैदा होने वाली समस्याओं का अध्ययन और जांच का आह्वान तथा समाधान के उपायों के समक्ष आने वाली बाधाओं की पहचान करना। अब सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुनो। काम सारे याद रह नहीं रहे, एक बार में तो सारे काम याद होंगे भी नहीं। हम 4 से 5 बार जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब ये काम हमें याद होंगे। 7वां काम है इसका, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव। महिलाओं के विरुद्ध जो भेदभाव की घटनाएं होती हैं, उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, उनके कारण कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। महिलाओं के साथ जब भेदभाव किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, तो उनके लिए कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। तो उन समस्याओं का अध्ययन और जांच करेगा कि वो समस्याएं कैसी हैं, उनमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं। उन सब समस्याओं की अध्ययन और जाँच का आह्वान कर सकता है कि भाई कोई समिति गठित कर सकता है कि भाई इसकी जाँच कीजिए कि भाई जब ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, उन सब की जाँच और समस्याओं के बारे में अध्ययन करेगा। फिर उस जाँच के बाद उसके समाधान के उपायों के समक्ष कि भाई कोई समाधान हमने ढूंढ ली, वो जांच की और उस जांच में हमने कुछ समाधान ढूंढे, तो उस समाधानों को लागू करने में क्या बाधाएं आएंगी, उनकी पहचान भी आयोग ही करता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला बिंदु, संवर्धनशील और शैक्षिक शोध को अपने हाथ में लेना, कि आयोग संवर्धनशील और शैक्षिक शोध को अपने हाथ में लेगा ताकि महिलाओं का सभी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के तरीके सुझाए जा सकें। संवर्धनशील मतलब जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, शैक्षिक शोध को अपने हाथ में लेगा मतलब खुद इस पर कार्रवाई करेगा ताकि महिलाओं का सभी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के तरीके सुझाए जा सकें, उसकी सिफारिश की जा सके। ये इसका 8वां काम है। आगे चले, 9वां काम है महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर परामर्श देना और उसमें भागीदारी करना। महिलाओं का किस प्रकार सामाजिक और आर्थिक स्तर पर उनका विकास किया जा सकता है, इसके संबंध में सरकार को ये परामर्श भी देता है और कुछ उसमें भागीदारी भी निभाता है कि महिलाओं की स्थिति में किस प्रकार इसमें सुधार किया जा सकता है। ये बात हो गई। 9वां कार्य था। 10वां कार्य है ऐसे स्थानों का निरीक्षण करना जहां पर महिलाओं को रखा जाता है। सुनो, कौन से स्थान होंगे? कारागार हो सकते हैं, जेल, पूछताछ गृह हो सकते हैं, अन्य स्थान जहां पर किसी महिला को रखा जाता है उनका ये निरीक्षण कर सकता है। किसी प्रकार की कोई सुधार की जरूरत हो तो उसकी सिफारिश कर सकता है। ये सारी चीजें राष्ट्रीय महिला आयोग कर सकता है उस स्थान पर जाकर। ठीक है, महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, कि महिलाओं की विकास की प्रगति कहां तक पहुंची है, इस चीज का मूल्यांकन भी राष्ट्रीय महिला आयोग कर सकता है। ये इसका कार्य है। ऐसे किसी मुकदमे में वित्त उपलब्ध करवाना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे किसी मुकदमे में वित्त उपलब्ध करवाना जिसमें महिलाओं के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले मुद्दे शामिल हैं। क्या मामला है कि कोई ऐसा मुद्दा है या कोई ऐसा मुकदमा चल रहा है जिससे एक बहुत बड़ी महिलाओं की संख्या को वो मुद्दा प्रभावित कर रहा है, तो उसके लिए वित्त उपलब्ध करवा सकता है राष्ट्रीय महिला आयोग। उस मुकदमे के लिए वित्त उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, 13वां कार्य क्या है? महिलाओं से जुड़े मामलों पर सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करता है। वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, रिपोर्ट तो देगा ही केंद्र सरकार को, सीधी सी बात है। केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य मामलों को देखना, यदि केंद्र सरकार कोई और मामला इन्हें देती है तो उसके बारे में भी ये देख सकता है। अब बात करते हैं आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। तो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजता है। वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रेषित करेगा? तो वार्षिक रिपोर्ट ये केंद्र सरकार को भेजता है। ये बात भी हमें याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, शक्तियों की बात करें। शक्तियों में आ जाओ। आयोग अपने हाथ में लिए गए किसी विशेष मामले की जांच हेतु समितियों का गठन कर सकता है। पहली शक्ति तो क्या है इसकी, कि कोई मामला इसे दिया गया, ठीक है, मामला दिया गया तो उसके लिए समिति का गठन कर सकता है। समिति का गठन कर सकता है और समिति के गठन में जो समिति में सदस्य होंगे, इन सदस्यों में किसी बाहरी व्यक्ति को भी शामिल कर सकता है। ये बात आप समझो। आयोग को कोई विशेष मामला दिया गया जांच के लिए, आयोग ने उसके लिए समितियों का गठन किया और उन समितियों में सदस्य को आयोग के बाहर के व्यक्ति को भी सदस्य बनाया जा सकता है। लेकिन ये बाहर का व्यक्ति बैठकों में तो भाग लेगा, वाद विवाद भी करेगा, अपने अपने वाद विवाद भी करेगा, अपनी बातें भी रखेगा, लेकिन जब मतदान की बारी आएगी ना, तो मतदान करने का अधिकार इस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आयोग अपने हाथ में लिए गए विशेष मामलों के निपटान हेतु आवश्यकता अनुसार समितियों की नियुक्ति कर सकता है। कि एक जरूरी नहीं है कि समिति बनाए, बहुत ज़्यादा भी बनाई जा सकती है। आयोग इन समितियों में
आयोग के बाहर से भी किसी व्यक्ति को सदस्य नियुक्त कर सकता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं होता। वही बात है जो मैंने यहां समझाई आपको, ये मैंने समझा रखी है ना, ये पूरी कहानी वही है। क्या है कि आयोग को कोई मामला दिया गया है तो आयोग उसकी जांच हेतु समितियों का गठन कर सकता है, ठीक है, और उन समितियों में आयोग के बाहर के व्यक्ति को भी सदस्य बनाया जा सकता है। ये सदस्य जो बनेगा ये बैठकों में भाग लेगा, वाद विवाद करेगा, अपनी बातें रखेगा, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। पहली शक्ति तो ये है, ठीक है। दूसरी आगे क्या शक्तियां हैं, तो आयोग जो होता है ना, इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, अर्थात इसका जो चरित्र है ना वो न्यायिक प्रकृति का होता है। कौन कौन सी शक्तियां होती, किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जिसे की जरूरत हो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत होना है, उसे प्रस्तुत होने के लिए बाध्य कर सकता है। किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग कर सकता है, भाई ये दस्तावेज हमें चाहिए, इसकी खोज कीजिए, इसका उत्पादन कीजिए, वो दस्तावेज ये मांग सकता है, ठीक है। दूसरी शर्त ये है, मतलब दूसरी शक्ति ये। तीसरा है शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकता है, शपथ पत्र पर किसी भी व्यक्ति के बयान ले सकता है। चौथा है किसी भी न्यायालय या कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड मंगवा सकता है, कोई भी सार्वजनिक अभिलेख मंगवा सकता है या मांग सकता है, और गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण हेतु समन जारी कर सकता है, अर्थात इसे समन जारी करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। ये शक्तियां लगभग सभी आयोगों की सेम है, तो एक आयोग के लिए अगर हम याद कर लेंगे ना तो सभी आयोगों के लिए हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हटाने के आधार हो गए, शक्तियां हो गई, ये लगभग सभी आयोगों की सेम है। अगर हमने एक बार इन चीज़ों को याद कर लिया ना तो ये हमें बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए शक्तियां, हटाने के आधार, इनको एक बार याद कर ले, अच्छे से रट लें, ताकि हर आयोग के लिए अलग अलग ना पढ़ना पड़े। अब आती है कार्रवाई कि ये अपनी कार्रवाई किस प्रकार करता है। आयोग मौखिक या लिखित शिकायतों पर कार्रवाई करता है। ये देखो, आयोग के पास मौखिक और लिखित शिकायत दोनों पर कार्रवाई कर सकता है आयोग। ये जरूरी नहीं है कि लिखित शिकायत ही होना चाहिए। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो सूचना है ना, जो सूचना मांगी गई है उसके लिए लिखित आवेदन जरूरी है। यहाँ जरूरी नहीं है कार्रवाई के लिए आप लिखित ही आवेदन करो, ये मौखिक आवेदन को भी या मौखिक शिकायत को भी स्वीकार कर सकता है आयोग। ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है। महिलाओं से जुड़े मामलों पर खुद भी पहल कर सकता है। देखो, मौखिक शिकायत भी ले सकता है, लिखित भी ले सकता है, दोनों को स्वीकार करके कार्य कर सकता है। इसके साथ साथ यदि इसको लगता है कि महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दा है और उस पर ये खुद भी अपनी पैरवी कर सकता है या पहल कर सकता है, उस मामले को खुद भी देख सकता है, उस शिकायत को खुद भी अपनी मर्जी से चला सकता है। अब बढ़ते हैं, शिकायतों को किस प्रकार दर्ज किया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग में जो महिलाओं से संबंधित शिकायतें होती हैं उनको दर्ज करने के लिए 23 शीर्ष बनाए गए हैं या 23 शीर्षक बनाए गए हैं, उनमें शिकायतों को दर्ज किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये लिखा हुआ है। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें ऐसे कैसे लिखा है, 23 शीर्षों के तहत दर्ज की जाती हैं। तो ये हमने बता दिया मैंने आपको, 23 शीर्षों के तहत दर्ज की जाती हैं शिकायतें महिलाओं की। कौन कौन से शीर्ष हो सकते हैं, जैसे बलात्कार या बलात्कार का प्रयास, एसिड प्रहार, यौन हमला, महिलाओं के साथ साइबर अपराध, इस प्रकार के बहुत से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, वो सभी मामले इसमें शामिल होते हैं। शीर्षक में 23 प्रकार के शीर्षक बनाए गए हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, जिनके तहत शिकायतों को दर्ज किया जाता है। अब कार्रवाई का तरीका क्या होता है। जब भी कोई मामला राष्ट्रीय महिला आयोग के पास आएगा तो उसमें कार्रवाई किस प्रकार करेगा। यदि कोई मामला पुलिस के पास है और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही, ठीक है, तो पुलिस की उदासीनता से जुड़े मामलों को उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेगा और उनकी निगरानी रखेगा कि भाई पुलिस के पास कोई मामला है। जैसे किसी थाने में कोई महिलाओं को प्रभावित करने वाला मुद्दा है और राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष या कोई परिवाद पेश करके शिकायत की गई है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग उस पुलिस की उदासीनता के बारे में एसपी को बताएगा और एसपी को बताने के बाद उसकी निगरानी भी करेगा। मतलब एसपी को प्रेषित कर देगा कि भाई ये मामला है, ऐसे ऐसे मामला है, लेकिन पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उसकी निगरानी भी रखेगा और वो उच्च अधिकारियों के पास प्रेषित भी करता है। पहली बात तो ये। दूसरा है कि राष्ट्रीय जो महिला आयोग है ना, वो पारिवारिक विवादों को परामर्श या समझौते से सुलझाने का प्रयास करता है। पारिवारिक विवादों को परामर्श या समझौते से हल करवाता है, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा मामला है कार्रवाई को तेज गति देने के लिए अधिकारियों को आंकड़े उपलब्ध करवाता है। पहला तो हो गया पुलिस की उदासीनता को दूर करने के लिए, उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित करता है और उसकी निगरानी करता है। दूसरा है कि कोई पारिवारिक विवाद है उसको परामर्श या समझौते के तहत उसको हल कर दिया जाता है। तीसरा है कार्रवाइयों को तेज गति देने के लिए अधिकारियों को आंकड़े उपलब्ध करवाता है। चौथा कार्य
यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बारे में, यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बारे में संबंधित संगठनों, जो संबंधित संगठन मतलब जो यौन उत्पीड़न वाले मामलों से जुड़े हुए संगठन हैं, उनको त्वरित कार्रवाई और मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए प्रेरित करता है और इसके साथ साथ निगरानी करेगा। निगरानी तो हर जगह जोड़ दीजिए, निगरानी तो करेगा ही हर मामले पर। पांचवा, गंभीर अपराधों के लिए आयोग एक जांच समिति का गठित करेगा जो हिंसा और उत्पीड़न के शिकार लोगों को त्वरित न्याय और राहत उपलब्ध करवाएगी। समझ गए? ये कार्रवाई करने का तरीका होता है आयोग का। 5 प्रकार की कार्रवाई मैंने आपको बताई। पहली बताई, पुलिस की उदासीनता को दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित करेगा, निगरानी करेगा। पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए परामर्श और समझौते का सहारा लेगा। तीसरा मैंने आपको बताया, कार्रवाइयों को तेज गति करने देने के लिए अधिकारियों को आंकड़े उपलब्ध करवाता है। चौथा है, यौन उत्पीड़न की शिकायतों से संबंधित संगठनों को त्वरित कार्रवाई और मुकदमों के निपटान के लिए प्रेरित करता है तथा उनकी निगरानी रखता है। और पांचवा है, गंभीर अपराधों के लिए आयोग एक जांच समिति का गठन करता है जो हिंसा व उत्पीड़न के शिकार लोगों को त्वरित न्याय और राहत उपलब्ध करवाती है। अब आता है पारिवारिक महिला लोक अदालत। ये कॉन्सेप्ट लेके आया है राष्ट्रीय महिला आयोग। जैसे लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है उसी प्रकार से पारिवारिक महिला लोक अदालत है। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया कॉन्सेप्ट है या नवोन्मेष है राष्ट्रीय महिला आयोग का। इसके तहत होता क्या है, इसके कुछ उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य है? महिलाओं को न्याय हेतु शीघ्र और लागत रहित वितरण प्रदान करना। महिलाओं को न्याय हेतु शीघ्र व लागत रहित वितरण प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है पारिवारिक महिला लोक अदालत का। दूसरा है, जनता के बीच विवाद निपटान के साधनों के बारे में जागरूकता फैलाना, कि जो जनता है ना उसे ये बताना कि आप अपने विवादों का निपटान किन किन तरीकों से कर सकते हैं, इसके बारे में भी जागरूकता दी जाती है। तीसरा है, लोक अदालतों के आयोजन की प्रक्रिया को गति देना। जो लोक अदालतें हैं उनके आयोजन की प्रक्रिया है उसको तेज गति कर देने के लिए भी पारिवारिक महिला लोक अदालत का उद्देश्य है। और चौथा है, जनता को विशेषकर महिलाओं को न्याय वितरण तंत्र में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना। भाई पारिवारिक महिला लोक अदालत है तो महिला का उल्लेख तो होगा ही होगा। ये उद्देश्य ही इंपॉर्टेंट है पारिवारिक महिला लोक अदालत के। महिलाओं को न्याय हेतु शीघ्र व लागत रहित वितरण प्रदान करना पहला उद्देश्य। जनता के बीच विवाद निपटान के साधनों की जागरूकता बढ़ाना। तीसरा है, लोक अदालत के मामले में लोक अदालतों के आयोजन की प्रक्रिया को गति देना और जनता को विशेषकर महिलाओं को न्याय वितरण तंत्र में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना। आज की क्लास में हमने जो आयोग पढ़ा है उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ आया ना तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमने जो आज पहले नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं और फिर आपको पूरा टॉपिक समझाया, अगर ये तरीका समझ में आया हो या तरीका पसंद आया हो तो इसी प्रकार अगले आयोग पढ़ाएं, नहीं तो जो पहले हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ाया था उस प्रकार पढ़ाएं। ये बात भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।